जो सीटेट दिसंबर 2022 की तैयारी में भिड़े हुए हैं उसके लिए यहाँ से कुछ नया होगा। नया क्या होगा? जो पिछले साल यानी 21-22 में जो सीटेट हुआ था उसका पूरा प्रीवियस ईयर का 3 सब्जेक्ट का हम संपूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं। ईवीएस और ईवीएस पेडागोजी, सीडीपी और हिंदी पेडागोजी, ये 3 सब्जेक्ट आपके लिए हम आसान करने जा रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर 2021-22 में पूछा गया वो संपूर्ण विश्लेषण होगा और संपूर्ण विश्लेषण में एनसीईआरटी आधारित होगा और इसमें सिर्फ हम प्रश्न का ही जिक्र नहीं करेंगे, प्रश्न का आंसर ही नहीं करेंगे, उस प्रश्न को पूरा खंगालेंगे। इसके अलावे उस प्रश्न से जुड़ी हुई कई जानकारियां आपके साथ लाएंगे और जब हम इस तरह पूरा वीडियो बनाएंगे तो क्या होगा कि आपके लिए पूरा ईवीएस प्रिपेयर हो जाएगा, पूरा सीडीपी प्रिपेयर हो जाएगा और पूरा हिंदी पेडागोजी प्रिपेयर हो जाएगा। और जहाँ तक हिंदी की बात रही तो हिंदी का लिमिट सिलेबस है, ज़्यादा कुछ ना पढ़ें। 2 पैसेज पूछता है 10 नंबर और 15 पेडागोजी पूछता है 25 नंबर। पैसेज तो आपका यूं ही बन ही जाएगा लगभग। तो 5 नंबर के लिए हम पूरा व्याकरण नहीं करने वाले हैं, तो हम सिर्फ क्या करेंगे कि पैसेज यहाँ पर छोड़ेंगे और हिंदी पेडागोजी जो 15 इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए करेंगे। तो अलग अलग हम प्लेलिस्ट बनाएंगे। प्रीवियस ईयर 2021-22 ईवीएस, प्रीवियस ईयर 21-22 सीडीपी, प्रीवियस ईयर 21-22 हिंदी पेडागोजी। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। जो चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। तो आइए हम लोग आज जो शुरू करने वाले हैं ये 21 जनवरी 2022 को सीटेट पूछा गया है, सीटेट 22 के लिए है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, पर्यावरण अध्ययन का है और ये संपूर्ण विश्लेषण होगा, एनसीईआरटी पर आधारित होगा, एनसीईआरटी पर। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और इसमें 30/30 होगा और 30/30 जो होगा 30 क्वेश्चंस डील करने में सिर्फ आंसर बताएं तो 30 मिनट, लेकिन जब डील करेंगे तो आपके लिए ये वीडियो लंबा भी जाएगा। यूँ कहें कि हर वीडियो आपके लिए मैराथन होगा। आप चाहें तो अपना पेन और कॉपी लेकर बैठें ताकि जो की पॉइंट हो, कुछ फैक्ट बातें हो, आप उसको नोट कर सकें। खैर यदि नहीं नोट करना चाह रहे हैं तो भी आप वीडियो आपके पास रहेगा, जहाँ भी कन्फ्यूजन हो आप वीडियो को निकाल कर फिर वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए इस टॉपिक में हम लोग ईवीएस और ईवीएस पेडागोजी देखते हैं। पहला प्रश्न है, हमारे देश के किस एक भाग के अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टेपियोका और नारियल उगाते हैं और इनका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं? देखिए इसका आंसर तो आपके लिए ये केरल हो गया, लेकिन इससे जुड़ी हुई बात बता देते हैं कि टेपियोका जो होता है ये शकरकंद जैसा होता है और थोड़ा बड़ा होता है और इसी से साबूदाना बनाया जाता है। जो आर्टिफिशियल साबूदाना है यानी डुप्लीकेट है वो टेपियोका से नहीं हो सकता। जो ओरिजिनल आपका साबूदाना है वो टेपियोका से ही बनाया जाता है। और नारियल की बात करें तो जो समुद्री तट के राज्य हैं हमारे देश में, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, तो इन सभी क्षेत्रों में नारियल भी भरपूर उगता है। लेकिन टेपियोका की बात करें तो टेपियोका केरल में, और केरल के लोग अपने सब्जी वगैरह बनाने में टेपियोका का भरपूर उपयोग करता है। लेकिन स्पेशल रूप से टेपियोका जुड़ा हुआ है केरल से। ऐसा भी प्रश्न आपको पूछ सकता है कि टेपियोका कहाँ का मुख्य भोजन है या टेपियोका निम्नलिखित में से किस राज्य का स्वादिष्ट व्यंजन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो सीधे सीधे आंसर केरल होगा। नारियल को छोड़ दीजिए यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन है, पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, मिस टाइप है, घोंसला इसको कर लीजिएगा, घोंसला चुनते हैं और उनमें अंडे देते हैं। देखिए बहुत ऐसे पक्षी हैं जो कि नर पक्षी घोंसला बनाता अपने मादा पक्षी को रिझाने के लिए, ताकि रीझ जाए यानी कहें कि प्यार में फंस जाए, हमारे एक्टिविटी को वो पसंद करे और फिर हमारे संपर्क में आए। तो उसी तरह एक चिड़िया है इसमें, कलचिड़ी, शकरकोरा, दर्जन चिड़िया, बया। तो इसका आंसर क्या है? बया, जिसको बीवर वर्ड कहते हैं हम लोग, बीवर वर्ड। ये बया चिड़िया जो नर होती है ना, तो नर होता है तो वो घोंसला बनाता है और घोंसला जब पसंद आ जाता है किसी मादा को तब उसके साथ हम बिस्तर होती है, यूँ कहें कि हम बिस्तर होती है। तो तीसरा क्वेश्चन है कि डॉक्टर ने किस व्यक्ति को प्रतिदिन दवाइयों के साथ हरे पत्तेदार सब्जियां
आंवला और गुड़ खाने का सुझाव दिया। यह व्यक्ति कोई रोगी होना चाहिए। कौन सा रोगी होना चाहिए? जो पीड़ित है। आपको बता दें कि जो पत्तेदार सब्जियां हैं इसमें तो विटामिन बहुत ज़्यादा मिलता ही है। आंवला में आपका आयरन और गुड़ में भी आयरन, तो ये आयरन से जुड़ी हुई है। आयरन से जुड़ी हुई है तो आयरन की कमी से होने वाले रोग को एनीमिया कहा जाता है। आयरन यानी जिस भी किसी के शरीर में आयरन की कमी होती है तो उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा घट जाती है, और हीमोग्लोबिन का मात्रा घटना ही कहलाता है एनीमिया बीमारी। और ये प्राय लड़कियों और महिलाओं में एनीमिया बीमारी हो जाता है। इसका मुख्य वजह क्या है कि जो महिलाएं और लड़कियां होती है प्रति माह उसका डेड सेल यानी डेड ब्लड निकलता है, जिसको हम लोग मासिक धर्म कहते हैं या पीरियड्स कहते हैं। तो वो पीरियड्स के द्वारा उसका बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन निकल जाता है, और जिसके वजह से उसको एनीमिया रोग हो जाता है या कहीं की हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। अब डॉक्टर उसको क्या कहेगा कि जिसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा है, तो आयरन की मात्रा समझ लीजिए कि हरी सब्जियां हो गया, आंवला हो गया, गुड़ हो गया, पालक हो गया, मेथी हो गया, इन सभी में आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा मिलती है। तो डॉक्टर उसको सुझाव दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, आपका घर X पर स्थित है और आपके पिताजी की दुकान Y पर स्थित है। यद्यपि आपके पिताजी की दुकान ठीक सामने है, परंतु बीच में गहरी नहर होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं, अतः आप पहले ठीक दक्षिण में 200 मीटर। देखिए, ऐसे प्रश्नों पर आप X और Y कहीं डिनोट मत करें। ये नहीं कि मान लिया जाए कि हम X है, दुकान यहाँ है, तो आप किस दिशा में है Y आपको ये आइडिया नहीं है। इसलिए ऐसे प्रश्न में क्या करना है कि वो जा कहाँ रहे हैं, वहाँ से हम लोग शुरू कर सकते हैं। जैसे कि इसमें क्या कह रहा है कि दक्षिण में, अतः आप पहले कहाँ जा रहे हैं? दक्षिण में। X है यहाँ पर, X है यहाँ पर, और दक्षिण जा रहे हैं। दक्षिण कितना जा रहे हैं? 200 मीटर। दक्षिण जा रहे हैं आप 200 मीटर। अब यहाँ से दक्षिण 200 मीटर जाते हैं और फिर से पूरब में 150 मीटर। तो पूरब नक्शा के हिसाब से पूरब आपका इधर 150 मीटर हो गया। फिर जो है आप लंबा पुल पार करते हैं, कुछ भी पार करें, लंबा पुल करें, खाई करें, उससे मतलब नहीं है। तो 150 मीटर हम लंबा पुल पार करते हैं। इसके पश्चात आप ठीक उत्तर में 200 मीटर, उत्तर में 200 मीटर, तो यहाँ 200 मीटर हो गया। अब देखिए इसके पैरेलल में आ गए। 200 मीटर दूरी चलकर आप अपने पिताजी की दुकान पर पहुंचते हैं Y के सापेक्ष। अब यहाँ दुकान पहुंच गए, X पर घर है, Y पर दुकान है। ऐसे प्रश्न में आपकी गलती होने की यहीं पर संभावना होती है। डायग्राम आप बना लेते हैं, लेकिन गलत कहाँ करते हैं कि X के सापेक्ष सोच लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, जिसके सापेक्ष में कहे, यानी Y के सापेक्ष आपके घर की न्यूनतम दूरी और दिशा, Y के सापेक्ष यानी यहाँ से जिसके सापेक्ष में कहे हम वहाँ से उस चीज को देखेंगे। जैसे Y के सापेक्ष कह रहा है तो Y के सापेक्ष में घर कहाँ है? इस दिशा में। आप लोग जानते हैं कि ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, और दाएं तरफ हमारा पूरब होता है और बाएं तरफ पश्चिम होता है। तो हमारा घर Y के सापेक्ष कहाँ है? पश्चिम में। Y के सापेक्ष कहाँ चला जाएगा मेरा घर? पश्चिम चला जाएगा। और दूरी कितना है? आप लोग मैथ में भी बता सकते हैं कि ये 150 है, तो ये 150 हो जाएगा, 150 मीटर पश्चिम। अब देखते हैं इसमें 150 मीटर ठीक दक्षिण में, 150 मीटर ठीक दक्षिण में, ये क्या है? ऑप्शन गलत है। दक्षिण में नहीं घर है, कहाँ है? Y के सापेक्ष 150 मीटर पश्चिम में, 150 मीटर पश्चिम में। हालांकि इसमें ऑप्शन है नहीं। Y के सापेक्ष में क्या हो जाएगा? 150 मीटर पश्चिम में, तो यही आंसर हो जाएगा। हालांकि हो सके कि यहाँ पश्चिम ही हो, मिस्टाइप हो गया होगा हमसे, पश्चिम। तो इस तरह का सवाल में क्या करना है, आपको जिसके सापेक्ष कहे वहाँ हमको खड़ा हो जाना है और घर देखना है या स्कूल देखना है या जो भी कहे देखने के लिए हम उसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया में प्रसिद्ध पश्मीना के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक पश्मीना साल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है, स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। ये सही है कि पश्मीना के बारे में हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं, तब कुछ एक्स्ट्रा बताएंगे। कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से एकत्र किया जाता है जो ऊंचे 5000 मीटर पहाड़ों पर रहती है। ये भी सही है। अत्यधिक सर्दी से बचाने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उगाती है, गर्म बालों के एक परत उगाती है। पतले बालों को बकरियों के शरीर से काटने के पश्चात मशीनों द्वारा बुनाई
की जाती है। देखिए, मशीनों से नहीं बुनाई जाती है। ये पश्मीना शॉल जो होता है, पश्मीना बकरी जो होती है, ये लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी पर पाया जाता है, जो 5000 मीटर ऊपर है। तो ये भी सही है। और ये बकरियां एक खास नस्ल की होती है। इसके शरीर पर बहुत महीन महीन बाल होती है और उसी हेयर से जो है स्वेटर वगैरह, शॉल वगैरह बनाया जाता है। तो पश्मीना शॉल दुनिया का सबसे उन्नत किस्म का शॉल है और उसमें 6 स्वेटर के बराबर गर्मी भी है। ये कथन सही है, ये कथन भी सही है। अत्यधिक सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उग आती है। तो उसके शरीर पर क्या है कि एक परत भी उगाती है। पतले बालों को बकरियों को कट जाता मशीनों द्वारा। ये मशीन द्वारा नहीं बनाया जाता। क्या करता है कि वहाँ का जो मजदूर होते हैं या बुनकर होते हैं, वो बारीकी से हाथ से बनाया जाता। तो ये 4 ऑप्शन क्या है, गलत है। यानी ये ABCD में होगा, ABCD। तो अब इसको हम लोग ऑप्शन में देखें तो क्या होगा, केवल B नहीं। अब पूछ रहा है क्या इनमें से कौन सही कौन गलत है, कौन गलत है। तो गलत हमारा क्या होगा, केवल D, यानी ये वाला गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल D। अगला प्रश्न है कि ब्रॉन्ज यानी कांसा एक मिश्र धातु है जिसके प्रमुख संगठन है। कांसा जो है कॉपर और टीन से मिलाकर बनाया जाता है, कॉपर और टीन से मिलाकर, यानी कॉपर और टीन, इसी से मिश्र धातु यानी जो है ब्रॉन्ज यानी कांसा बनाया जाता है, जिसको हम लोग तांबा और टीन कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भुज गुजरात में भूकंप आया था जिसमें कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। किस वर्ष आया था, ये आप लोग को पता होगा, ये NCERT का है भी। आप इसको देख सकते हैं कि कब हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2001। 2001 जो भुज गुजरात में था, बहुत बड़ा भयंकर चक्रवात आया था और उस चक्रवात में हजारों लोग जो है उस भूकंप के वजह से मर गया था। और फिर जो समुद्री तट थे उसमें चक्रवात वगैरह आकर भारी बारिश वगैरह, बाढ़ वगैरह आ गया था, जिसमें लोग मर गए। अगला प्रश्न है, हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष, हमारे देश की राजधानी क्या है, नई दिल्ली, सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। आपको मैप के द्वारा बताते हैं। पूछ रहा है कि ये न्यू दिल्ली जो है, ये न्यू दिल्ली है और इस न्यू दिल्ली के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। यदि हम लोग इधर जाएं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है। चलिए शिमला कहाँ है हम मैप में नहीं खोजने जाएंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश तो जान रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश गए तो कहाँ गए, सीधे उत्तर गए। उसके बाद हमको जाना है कहाँ, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल गए। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, सीधे उत्तर और दक्षिण। तो इसकी राजधानी हो जाएगी उत्तर और दक्षिण हो जाएगी राजधानी। यानी नई दिल्ली से हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला उत्तर में है और भोपाल दक्षिण में है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। शिमला यानी हिमाचल प्रदेश में रहने वाले कोई व्यक्ति पहले भोपाल का भ्रमण करना चाहता और इसके पश्चात गांधीनगर गुजरात का भ्रमण करना चाहता। यानी शिमला से भोपाल और भोपाल से गांधीनगर, शिमला से भोपाल, यानी यहाँ पर है आप देख रहे हैं ये शिमला है और शिमला से भोपाल जाएगा तो क्या करेगा, पहले दक्षिण, उसके बाद यहाँ से जाएगा कहाँ, गांधीनगर यहाँ पर है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। तो पहले कहाँ जाएगा, दक्षिण जाएगा। फिर आपको बताया कि बाएं तरफ क्या होता है हमारे, हम खड़े हो जाए मैप के सामने तो बाएं तरफ हमारा पश्चिम होता है, तो पश्चिम, तो पहले दक्षिण और फिर पश्चिम। तो यानी इसका आंसर क्या जाएगा, दक्षिण, इसके पश्चात पश्चिम की ओर। दक्षिण पूर्व है, ये दक्षिण पूर्व है तो ये गलत हो गया। दक्षिण पश्चिम है तो ये भी गलत हो गया। पहले दक्षिण और इसके पश्चात पश्चिम की ओर जाएंगे तो इसका आंसर क्या हो गया, 3 नंबर। अगला प्रश्न है, हमारे देश के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा अरब सागर से लगती है। इसका आंसर पहले हम आपको बता दें कि ये कर्नाटक जो है अरब सागर से लगती है। तो अरब सागर यहाँ मैप में हम लोग देखें तो ये वाला भाग जो है अरब सागर है, ये अरब सागर है। और ये अरब सागर से लगने वाला क्या है कि यानी गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया।
और बाकी जो है ये तो आपका दो जो ये हिंद महासागर से हो गया, पांडिचेरी यहाँ पर है जिसके बारे में पूछा गया। फिर ये उड़ीसा, ये सब क्या है, ये बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, यानी बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी है। तो आप ये मैप वाला प्रश्न जो है आपको मैप बार बार निहारना होगा, देखना होगा, तभी आपके माइंड में मैप का कॉन्सेप्ट रहेगा। तो इस हिसाब से मैप वाला एक दो प्रश्न रहता ही है, आप अपने आप को तैयार भी करें कि किस तरह से आता है प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि आप भारत के मानचित्र पर एक सरल रेखा, देखिए मैप से कितना प्रश्न पूछ रहा है, 3 से 3 प्रश्न अब तक हो चुका है। भारत के मानचित्र पर एक सरल रेखा कोलकाता यानी जो पश्चिम बंगाल है की राजधानी जो बिंदु ए पर है से पुद्दुचेरी बिंदु बी पर है खींचते हैं तो ए बिंदु बी बिंदु के सापेक्ष दिशा होगी। फिर देखिए ये सापेक्ष वाला बात पूछ दिया, सापेक्ष वाला, तो ये सापेक्ष वाला भी उसी तरह से देखना है हम लोग। तो कहाँ कहाँ का आ रहा है, कोलकाता और पुद्दुचेरी। पुद्दुचेरी यानी कोलकाता और पुद्दुचेरी की बात करें, कोलकाता और पुद्दुचेरी की बात करें तो देखिए यहाँ पर कोलकाता है आपका, ये कोलकाता और फिर ये पुद्दुचेरी। तो पुद्दुचेरी किसके सापेक्ष में जाएंगे, ये जब यहाँ से जाएंगे कोलकाता को ए और पुद्दुचेरी को बी, ए के सापेक्ष बी हम कहाँ जाएंगे, ए के सापेक्ष बी हमको नीचे पहले जाना है तो दक्षिण, और फिर ये पश्चिम में जाना तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम, यानी ठीक दक्षिण पश्चिम, ये वाला आंसर हो गया। तो आपको मैप वाला ये चौथा प्रश्न हो गया। अब देखते हैं और मैप वाला है क्या। उस महिला व्यायामी खिलाड़ी का क्या नाम है जिसने 12 वर्ष की आयु में ही वजन उठाने का अभ्यास आरंभ कर दिया था, 123 केजी तक का वजन उठाने में सफलता प्राप्त की तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में 29 मेडल जीते हैं। देखिए इसका आंसर तो है क्या, कर्णम मल्लेश्वरी। इसका आंसर कर्णम मल्लेश्वरी है। कर्णम मल्लेश्वरी जो है ये वेट लिफ्टर थी, आपको इंग्लिश में भी दे देगा, कभी कभी दे देता है वेट लिफ्टर, वेट लिफ्टर। तो ये वेट लिफ्टर थी और जब इसकी उम्र 12 साल थी तो उसी 12 साल से ये वजन उठाना शुरू कर दिया और उठाते उठाते ये मेडल तक, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 29 छोटे बड़े मेडल, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थे, स्वर्ण हो, कांस्य हो और रजत हो, ये कई सब मिलाकर 29 मेडल लगभग जीते हुए हैं। ये प्रश्न भी बार बार रिपीट होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, किसी पर्यटक ने एर्नाकुलम टाउन से बड़ौदा जाने के लिए 10 नवंबर 2021 को ट्रेन में प्रवेश किया। ट्रेन एर्नाकुलम टाउन से 22:40 बजे चली और 12 नवंबर, देखिए 10 चली, 11 चली, 12 चली। अब यहाँ पर आपको 2 तरीके से बताएंगे बनाने के लिए ये सवाल भी एक जरूर रहता है, तो आप 2 तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले देखिए 10 नवंबर चल रही है, 10 नवंबर चल रही है, तो 10 नवंबर को वो कितना घंटा चली, क्योंकि ये खुली है 22:40 में, और 22:40 का मतलब क्या, रेलवे के समय में रात का समय हो रहा है 12, यानी हम उसमें नहीं जाना है, वो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। रेलवे के घड़ी में 24 बजता है, 24 घंटे का होता है तो 24 बजता है, तो 22:40 में खुल गई, तो 10 नवंबर को वो कितना चली, तो जितना चली 24 में, जब से खुली वो 24 में हम उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 24 में उसको हम माइनस कर देंगे, 22:40 में खुली है, 22:40 में, तो जब माइनस कीजिएगा तो यहाँ 1 घंटा कैरी लीजिएगा तो 60, यानी 20, यहाँ पर 3 तो 1 घंटा 20 मिनट वो 10 नवंबर को चली। अब ये लफड़ा खत्म हो गया। 11 को तो वो पूरे दिन भर चली, तो 11 नवंबर को कितना चली, वो 24 घंटा, 11 नवंबर को पूरे दिन चली और पहुंच रही है वो 12:14 में। अब देखिए 12 नवंबर को जो वो चल रही है, तो जहां वो रात से ही चली, क्योंकि रात तक का हम लोग 24 घंटा ले लिए, तो 12 नवंबर को वो कितना चला, 14:10 में पहुंची, तो 14 घंटा 10 मिनट समय लगा। टोटल समय इसका हो गया, इसको जोड़ दीजिएगा। देखिए क्या किए हम कि फर्स्ट दिन जिस दिन खुली उस दिन वो कै घंटे चली, तो 10 नवंबर को खुली तो 22:40 में खुली, तो 24 में घटा दिए, 1 घंटा 20 मिनट मात्र चली, और 11 नवंबर को वो पूरे दिन भर चली, दिन रात, यानी 24 घंटा चली, और 12 नवंबर को जाके वो पहुँचे 14:10 में। तो 12 नवंबर को जब 14:10 में पहुँचे, यानी दोपहर में पहुँचे, तो 12 बजे रात से ही वो चलना शुरू हुआ और 14:10 दोपहर में जब तक हो, जब पहुँचने वाला समय, खुलने वाला समय 24 में घटा देना है और पहुंचने वाला को क्या करना है, जोड़ देना है। तो 4 4 8 1 9 2 1 3,
तो 39 घंटा 30 मिनट यानी 39.5 घंटा वो समय लिया। अब इसमें जितना दूरी है 189 किलोमीटर, तो हमको चाल पूछ रहा है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये फार्मूला तो आप लोग बहुत बखूबी जानते होंगे। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अब दूरी है 189 और 39 से हम डिवाइड कर देंगे 39 से। अब देखिए 39.5 है, तो यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा आपको। तो हम लोग क्या करेंगे, 39.5 को ऐसे लिखते हैं। अब इसको 39 दूना 78, 1 79, 79/2 हो गया। तो इसके बदले हम क्या लिखने जाएंगे, 79/2, 79/2। तो ये 2 मेरा कहाँ चला गया, ऊपर। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर लगभग में आएगा 48 किलोमीटर पर घंटा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है। देखिए हालांकि मसालों को, केरल को जो है मसालों का घर कहा जाता है। मसालों का घर किस राज्य को कहा जाता है, केरल को। दुनिया में जितना भी मसाला हाई क्वालिटी का होता है ना, दुनिया में जितना भी मसाला होता है वो केरल में ही होता है। और प्राचीन काल में जो है, मध्यकाल से थोड़ा सा पहले, यानी मध्यकाल में, उस समय भी मसाला, दुनिया के लोगों को मसाले के बारे में जानकारी नहीं थी। हालांकि ये पुर्तगाल के पहले यात्री जो आए थे 1498 में, पुर्तगाल के पहले यात्री वास्को डी गामा आए थे और केरल के तट पर जो है जमोरिन शासक था, वहाँ पर आए और मसाला ले गए। तो मसाला फिर अपने क्षेत्र में वो बहुत महंगा बेचे और वहीं से फिर जो है मसाला का स्वाद लोगों को, विदेशियों को पता चला और केरल आकर जो है फिर मसाला ये लोग यहाँ से ले जाकर ऊंचे दाम में बेचते थे। तो हालांकि जो समूह है, देखिए इसमें समूह है काली मिर्च तो केरल में मिलती है। काली मिर्च केरल में मिलती है, हल्दी नहीं मिलती थी। ये समूह क्या हो गया, गलत हो गया। तेजपत्ता, काली मिर्च, इलायची, ये देखिए काली मिर्च तो मिलती है एकदम सबसे अधिक। काली मिर्च कहाँ मिलती है, आपका केरल में ही। तो जीरा, ये जीरा नहीं मिलता है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। लाल मिर्च भी नहीं मिलता है, जीरा, काली मिर्च, इलायची, तो ये नहीं मिलता। तो यानी ये तेजपत्ता, काली मिर्च और इलायची केरल में मिलती है। तो इसका आंसर हो गया 2। अगला प्रश्न है ईवीएस के संदर्भ में। अब यहाँ से आपका पैडागोजी शुरू है। पैडागोजी वाला जो वीडियो है हम डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे। 5-6 वीडियो हम बनाए हुए हैं ईवीएस का पैडागोजी। जब आप उसको देखिएगा ना तो ईवीएस का पैडागोजी एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए। हालांकि उस समय डिजिटल बोर्ड नहीं था तो हम वाइट बोर्ड पर ही बनाए हुए हैं, लेकिन बेहतरीन वीडियो है, आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। डिस्क्रिप्शन लिंक में हम डाल देंगे, आप उसको देख लीजिएगा, तब इन प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को निम्न में से किस ढंग से देखता है। पहला, उसके पृथक रूप से, समग्र रूप से, उसके साधारण रूप में, उसके थीम के रूप में। अब देखिए आपको ये समझ में आपको कुछ नहीं आता होगा कि ये कैसा प्रश्न है, लेकिन जब वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को क्या करता है, वो समग्र रूप से देखता है कि वातावरण में जो भी चीज़ें मौजूद है। बच्चा जब भी देखेगा, आप देखते होंगे जो छोटे बच्चे होते हैं, आप कभी भी उसको कहीं ले जाते हैं तो हमेशा प्रश्न पूछता है कि ये क्या है, वो क्या है, ऐसा क्यों है। वो उन चीज़ों को गौर से देखता है, अवलोकन करता है। तो वो क्या करता है कि पर्यावरण को क्या करता है, समग्र रूप से, यानी समग्र क्या हो गया, पूरा, उसका कोई पृथक रूप नहीं देखता है। वो ये नहीं कि ये कुत्ता है तो कुत्ता के शरीर में कलर ऐसा है, वैसा है, इस तरह का है, उसको ये है। वो पूरे वातावरण के को समग्र रूप से देखता है। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 कक्षा 3 से 5 तक ईवीएस को एक ऐसे विषय के रूप में देखता है जो निम्न प्रत्ययों एवं विचार वस्तुओं को आपस में एकीकृत करता है। देखिए इसका भी एक वीडियो है। एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि पर्यावरण के लिए 1-2 क्लास के लिए कोई किताब नहीं होगा, लेकिन वो पर्यावरण क्या करेगा, वो समग्र रूप से वातावरण में देखकर पढ़ेगा, उसको पढ़ाया जाएगा। किताब उसके लिए नहीं होगा, पुस्तक उसके लिए नहीं होगा। लेकिन ईवीएस की किताब किसके लिए होगा, 3, 4 और 5 के लिए। और ये किताब क्या है, स्पेशल कोई सब्जेक्ट नहीं है। मैथ कोई सब्जेक्ट है तो भाई मैथ में हम जोड़ घटाव गुणा भाग कैलकुलेशन वगैरह करते हैं,
साइंस है तो साइंस में हम विज्ञान से संबंधित जुड़े तथ्य को पढ़ते हैं। इतिहास है तो इतिहास में हम उसके जो बीती हुई कहानी है उसके बारे में पढ़ते हैं। भूगोल है तो कुछ न कुछ ज्योग्राफी के टाइप में पढ़ते हैं। लेकिन पर्यावरण कोई विषय नहीं है, पर्यावरण एक स्पेशल विषय नहीं है। तो इसके लिए 3 चीज़ एकदम गौर से रखिएगा, 3 चीज़, विज्ञान हम लिख देते हैं, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षण, ये 3 विषय को जोड़कर ही ईवीएस की पुस्तक बनाई गई है, जिसमें विज्ञान के कुछ टॉपिक रहेंगे, सामाजिक विज्ञान के कुछ टॉपिक रहेंगे, पर्यावरण शिक्षा से जुड़ा हुआ कुछ टॉपिक रहेगा। जैसे यदि हम उदाहरण के तौर पे देखते हैं तो आपके चैप्टर में भोजन टॉपिक रहता है। भोजन अलग अलग परिवार, अलग अलग सदस्य जो हैं, अलग अलग समाज के लोग अलग अलग भोजन करते हैं, कहीं कुछ भोजन करता है। तो ये क्या है कि सामाजिक विज्ञान हो गया। हम पढ़ेंगे कि किस क्षेत्र के लोग कौन कौन से भोजन उगाते हैं और करते हैं, तो ये सामाजिक विज्ञान का विषय हो गया। अब भोजन मिलेगा कहाँ से भाई? भोजन मिलेगा हमको पर्यावरण से, तो पर्यावरण का चीज़ हो गया वो। अब भोजन का पचना, भोजन में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, तो ये विज्ञान का विषय हो गया। तो इसीलिए समग्र रूप से यानी एकीकृत करके जोड़कर तीनों को बनाया गया, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षण। तो इसका आंसर हो गया 3। अगला प्रश्न है, ईवीएस के पाठ्यचर्या की रूपरेखा निम्न आधार पर बनाई गई है, निम्न आधार पर बनाई गई है। तो विषय वस्तु पर, पाठ्यक्रम पर, थीम पर, विषय वस्तु एवं पाठ्यक्रम दोनों पर। इसका आंसर थीम पर होगा, यानी जिसको हम लोग विषय वस्तु या थीम दोनों कहते हैं। हालांकि इसमें कुछ ऑप्शन गलत भी दिया हुआ है, गलत भी है। ईवीएस के पाठ्यचर्या की रूपरेखा निम्न आधार पर बनाई गई है, विषय वस्तु पर या थीम पर या पाठ्यक्रम पर या विषय वस्तु एवं पाठ्यक्रम दोनों पर। तो पाठ्यक्रम नहीं है लेकिन विषय वस्तु और थीम दोनों है, तो इसका आंसर दोनों एक ही चीज़ है, विषय वस्तु कहें या थीम कहें दोनों एक ही है। हालांकि कुछ मिसटाइप हुआ होगा, यानी जो रूपरेखा बनाया गया है ये क्या है, एक थीम है यानी विषय वस्तु है। तो 6 विषय वस्तु यानी एनसीएफ 2000 क्या करता है, ईवीएस के लिए 6 विषय वस्तु डाला गया है। 6 को आप चाहें तो लिख सकते हैं। ये पूछता है कि निम्नलिखित में से पर्यावरण शिक्षण के कौन से विषय वस्तु या थीम नहीं है, इस तरह का पूछता है तो 6 लिख सकते हैं। आपके लिए 6 वो हम लिख देते हैं। पहला है परिवार एवं मित्र, परिवार एवं मित्र। दूसरा है भोजन, जल, आवास, यात्रा, और छठा है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं या करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो ये 6 विषय वस्तु है जो थीम है या जिसको थीम भी कहते हैं। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा इसमें समझ रहे हैं कि कुछ मिस्टेक हुआ होगा। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, वो 6 वो तो एकदम की पॉइंट है, आप इसको याद रख ही लीजिएगा। पूछेगा निम्नलिखित में से पर्यावरण शिक्षण के कौन से विषय वस्तु या थीम नहीं है, तो ये 3 देगा, कोई एक बार से दे देगा। या पूछेगा कि कौन उप थीम है। अब ये 6 को अलावे, 6 के अलावे जो 3 होगा वो विषय वस्तु होगा, थीम होगा, और बाकी कुछ भी हो जाए वो क्या है, उप थीम है, उप थीम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ईवीएस की अध्यापिका को अपनी ईवीएस की कक्षा में निम्न में से किस चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। अब देखिए ये चुनौती है, 4 चुनौती है, और चारों चुनौती में कौन सा ये सही है या कौन कौन से चुनौती पड़ेगा। कक्षा के बहुसांस्कृतिक आयाम, प्रत्येक विद्यार्थियों की भावनाएं, प्रत्येक के समुदाय, संस्कृति एवं जीवन शैली, कक्षा में अनुशासन तथा उसकी व्यवस्था। देखिए ये अनुशासन और व्यवस्था जो है इससे जुड़ा हुआ चीज़ नहीं है पेडागोजी में। क्या है, कक्षा के बहुसांस्कृतिक आयाम। जब एक कक्षा होगा, कोई भी कक्षा होगा, तो वहाँ अलग अलग समुदाय के बच्चे रहेंगे, अलग अलग कल्चर के बच्चे रहेंगे, अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे रहेंगे, अलग अलग धर्म के बच्चे रहेंगे। तो क्या होगा कि ये चुनौती होगा, बहुसांस्कृतिक आयाम ये चुनौती होगा। प्रत्येक विद्यार्थी की भावनाएं, अलग अलग विद्यार्थी की भावनाएं अलग अलग होती है। लड़का का भावना कुछ अलग हो जाता है, लड़की का भावना अलग हो जाता है। लड़की जो है ना बात बात में रोने लगती है, लड़की स्टूडेंट जो है ना 5, 4, 3 क्लास में पढ़िएगा ना तो ज़्यादा रोती है, और बड़ी हो जाएगी तो और ज़्यादा नौटंकी करती है। तो खैर क्या है कि प्रत्येक विद्यार्थियों की भावनाएं अलग अलग होती है। भावनाएं को हम लोग जोड़ कर देखें
जैसे कि अलग अलग धर्म से अलग अलग भाषा क्षेत्र इससे आएगा तो उसका भावना भी अलग अलग होता है। प्रत्येक के समुदाय, अब देखिए अलग अलग समुदाय का रहेगा, अलग अलग संस्कृति रहेगा, अलग अलग जीवन शैली रहेगा, किसी को जीने का तरीका किसी तरह से, किसी को किसी तरह से। तो इस तरह क्या होगा, ये 3 चीज़ों का सामना एक शिक्षक को ईवीएस के क्लास में करना पड़ेगा। इसका आंसर क्या होगा, केवल ए तथा डी नहीं, 3 ABC जिसमें है ABC। तो आंसर हो गया क्या, 4 नंबर। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर में ईवीएस पढ़ाने का सबसे उपयुक्त तथ्य है, उपयुक्त तथ्य है। अब ये उपयुक्त तथ्य को देखेंगे। ईवीएस के विभिन्न प्रकारों के वर्णन एवं परिभाषा विकसित करना, एकदम नहीं। ईवीएस शिक्षण में, ईवीएस क्लास में परिभाषा नॉट अलाउड, कोई अलाउ नहीं करता है कि परिभाषा बच्चे पढ़े। अपने वातावरण का अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त मौके देना, यानी अब जिस वातावरण में बच्चे रहते हैं वो खोज करें कि हमारे वातावरण में क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से कोई चीज़ें काम करती है। तो ये वाला आंसर हो सकता है। तो आगे हम लोग और ऑप्शन पढ़ लेते हैं। विद्यार्थियों को ईवीएस के प्रत्ययों को सीखने के लिए सहायक होना, प्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट। अब देखिए कोई भी चीज़ प्रत्यय ये सीखने पर सहायक होना, ये इससे बेहतर ये है। शिक्षक द्वारा साझा की हुई ठोस जानकारी द्वारा विद्यार्थियों को ईवीएस सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। साझा की हुई ठोस जानकारी भी नहीं, ठोस जानकारी भी नहीं। तो इसका सीधा आंसर, सटीक आंसर क्या होगा, देखिए सीटेट क्या करता है कि आपसे हमेशा सटीक आंसर खोजता है। आंसर 2 भी सही होगा, 3 भी सही होगा, लेकिन जो उसमें से सबसे सटीक होगा वही आंसर आपके लिए होगा। तो ईवीएस का जब आप वीडियो देखिएगा तो उसमें बहुत सारे ईवीएस शिक्षण के महत्व, उद्देश्य, विशेषताएं, तो उस विशेषताओं के अंतर्गत ये चीज़ें आपको मिल जाएगी कि वातावरण से अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त मौके देना चाहिए, न रटाना चाहिए, न परिभाषा देना चाहिए, न उसको कठोर दंडित करना चाहिए। ये सब निगेटिव पॉइंट है पेडागोजी के। अगला प्रश्न है, ईवीएस के पाठ्यचर्या में परिवार एवं मित्र क्या है, परिवार एवं मित्र क्या है। देखिए इसके पहले आपको हम किसी प्रश्न में 6 विषय वस्तु या थीम लिखाए थे। तो अब देखिए परिवार एवं मित्र क्या है, थीम है, उप थीम है, विषय वस्तु है, पाठ्यक्रम है। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, कुछ ना कुछ विषय वस्तु या थीम एक ही है, तो 6 थीम विषय वस्तु, तो इसका आंसर भी 1 और 3 होगा, 1 और 3 होगा। तो ये सी-टेट में इस बार थोड़ा सा बहुत ऐसे प्रश्न भी हैं जो कन्फ्यूजन वाला ऑप्शन सब था, गलत ऑप्शन था, जो कि बाद में किया गया। तो ये सब कुछ गलती है कि विषय वस्तु या थीम दोनों एक ही है, तो इसका आंसर 1 और 3 हो सकता है। 22, अर्थपूर्ण ईवीएस, अर्थपूर्ण ईवीएस की शिक्षा संभव हो सकती है यदि, अर्थपूर्ण कह रहा है कि ईवीएस शिक्षण का जो हम शिक्षा देंगे अर्थपूर्ण होना चाहिए। तो विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभवों से संबंधित हो, विद्यालय के ज्ञान का प्रयोग ज्ञान की रचना के लिए किया गया हो, विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभवों को उचित महत्व न दिया जाए, प्रशिक्षित ईवीएस के शिक्षकों के अनुभवों का प्रयोग किया जाए। अब इसको गौर से देखिएगा, और जो वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा, तब समझ में आएगा। तो विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव, जब हम ईवीएस यानी अर्थपूर्ण ईवीएस की बात करें, जो स्थानीय अनुभव जहां हम रहते हैं वहां का एक पर्यावरण है, उस अनुभव को हम क्या करेंगे कि स्कूल से जोड़ेंगे। स्कूल के शिक्षा और वातावरण के अनुभव से जब जोड़ेंगे तो उसके लिए ईवीएस क्या हो जाएगा, अर्थपूर्ण शिक्षा हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि हम जिस पेड़ पौधे को देख रहे हैं, मान लिया जाए कि हमारे आसपास तुलसी है, नीम है, तो वो वातावरण की चीज़, वातावरण का चीज़ है हमारे लिए। और हम अनुभव से क्या करेंगे कि स्कूल गए, स्कूल में भी शिक्षक क्या कहेंगे कि आप लोग तुलसी का पौधा देखे हैं, नीम का पौधा देखे हैं, ये सब क्या है, आयुर्वेदिक पौधा है, ये 24 घंटा ऑक्सीजन देने वाला पौधा है। तब उसके लिए क्या हो जाएगा, अर्थपूर्ण हो जाएगा। अब कोई ऐसा चीज़ कहें जो हमारे क्षेत्र में उगता ही नहीं है, कहीं दूर दराज विदेश में उगता है, उसके बारे में आज बताया जाएगा छोटे बच्चे को, तो क्या होगा कि कल वो भूल जाएगा। तो इसीलिए विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। अगला प्रश्न है, ईवीएस शिक्षा में शिक्षकों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात प्रमाणित एवं अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु होना चाहिए। कहीं वीडियो पॉज तो नहीं हो गया भाई, एक मिनट, ठीक है। ईवीएस शिक्षा में शिक्षकों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात प्रमाणित एवं अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु होना चाहिए। अब देखिए अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु होना चाहिए तो क्या है, विचार विमर्श, शिक्षकों द्वारा किए गए क्रियाकलाप, यानी जो प्रैक्टिकल होता है, जो प्रयोग होता है। अब ईवीएस का यदि प्रयोग करें बच्चे को तो अर्थपूर्ण हम कैसे करें, प्रमाणित एवं अर्थपूर्ण होना चाहिए।
तो विचार विमर्श, क्रियाकलापों की सूची बनाना, क्रियाकलापों के चरण याद करना। याद शब्द भी एकदम निगेटिव है, याद रखिएगा। क्रियाकलापों की पुनरावृत्ति कराना, ये पुनरावृत्ति मतलब दोहराना, तो दोहराना अलग चीज़ है, दोहराना अलग चीज़ है, पुनरावृत्ति करना से नहीं। तो यानी विचार विमर्श, एक शिक्षक क्या करेगा, अपने विद्यार्थियों से एक दोस्ताना व्यवहार करेगा, सलाहकार के रूप में विचार विमर्श करेगा, तो वो क्या होगा, प्रमाणित हो जाएगा जो भी वो प्रैक्टिकल कर रहा है, और पूर्ण शिक्षा हो जाएगा, अर्थपूर्ण शिक्षा भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर देखिएगा। ईवीएस कक्षाओं में सामूहिक गतिविधियों द्वारा सीखने को बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि सामूहिक गतिविधि यानी ग्रुपिंग डिस्कशन, ग्रुपिंग एक्टिविटी, यानी ग्रुप में जो एक्टिविटी होता है, तो ये ईवीएस की कक्षा में कह रहा है कि ग्रुप में सीखना बेहतर होता है। तो क्यों होता है, यानी क्यों होता है, क्यों हो सकता है, तो यह सहपाठी अधिगम उपलब्ध कराती है। यह क्या, यानी जो गतिविधि सामूहिक गतिविधि करते हैं, यहाँ पर यह के जगह पर सामूहिक गतिविधि सोचिएगा कि सामूहिक गतिविधि सहपाठी अधिगम उपलब्ध कराती है। सामूहिक गतिविधि विद्यार्थियों में सामाजिक आदान प्रदान को सुधारती है। सामूहिक गतिविधि विद्यार्थियों में सहपाठी एवं सामाजिक अधिगम में उपलब्ध कराती है व उनमें सुधार लाती है। विद्यार्थी केवल सामूहिक शिक्षा की मांग करते हैं, विद्यार्थी केवल सामूहिक शिक्षा की मांग नहीं करता है, ये तो अलग है। देखिए ये तीनों आपका सही है, लेकिन अब आपको इसमें से सबसे बेस्ट चुनना है, बेस्ट चुनना है। सहपाठी अधिगम उपलब्ध कराता है, यानी सहपाठी जब साथ साथ होते हैं तो सहपाठी कोई जरूरी नहीं है, सामूहिक में हम सहपाठी के साथ, बिना सहपाठी के साथ भी दूसरे लोगों के साथ भी सीख सकते हैं। यह विद्यार्थियों में सामाजिक आदान प्रदान को सुधारती है, ये तो है। यह विद्यार्थियों में सहपाठी एवं सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है और उसमें सुधार लाती है। आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस के अधिगम में प्रक्रिया कौशलों को चिन्हित करता है। प्रक्रिया कौशल, प्रक्रिया कौशल की बात कर रहा है, यानी जो प्रोसेसिंग स्किल है, प्रोसेसिंग स्किल है, उसकी बात की गई है। तो वर्गीकरण, वर्णन, कथन, स्मरण, यानी वर्गीकरण क्या है, जब आप क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है कि आप किस प्रोसेस से सीख रहे हैं। तो इसका आंसर हो गया वर्गीकरण। ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। ईवीएस की कक्षा में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी, यानी जब कोई शिक्षक किसी के अभिभावक हो या फिर समुदाय जो है, समुदाय को जब हम शामिल करते हैं तो ये बढ़ावा, सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है, आप ये चीज़ कैसे कर सकते हैं। शिक्षक को विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना। जब हम अभिभावक को बुलाएंगे या किसी समुदाय को बुलाएंगे तो उससे जुड़े हुए जो विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, लोग आएंगे, अलग अलग धर्म के आएंगे तो अलग अलग पहनावा, अलग अलग शक्ल लेके आएंगे। तो इससे क्या होगा कि देखेगा कि हमारा सामाजिक सांस्कृतिक में अलग अलग विविधता होती है। राष्ट्र की नीतियों ये तो नहीं है। विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना, अनुशासन शब्द तो है ही नहीं। विद्यार्थियों को जानना तथा उनकी शिक्षा में उनका मार्गदर्शन करना, ये समुदाय है, ये नहीं। हम क्यों अभिभावक और समुदाय को इसलिए बुलाएंगे ताकि वो विभिन्न सामाजिक संस्कृति को सीख पाए। अगला प्रश्न है, प्राइमरी स्तर पर ईवीएस कक्षाओं की चुनौतियों व विषयों या समस्याओं को भलीभांति प्रकार संबोधित निम्न द्वारा किया जाता है। अब इस ईवीएस कक्षा में क्या चुनौती हो सकती है, आप उसको कैसे सुधार कर सकते हैं, कैसे उसको संबोधित कर सकते हैं। तो व्याख्यान एवं विचार विमर्श, दूसरा है मुक्त वाद विवाद, तीसरा है व्याख्यान एवं प्रदर्शन, विचार विमर्श के उपरांत वाद विवाद। आप कैसे उस समस्या का निदान कर सकते हैं। जैसे हम व्याख्यान क्या हुआ, एक तरह से कहें कि लेक्चर, तो आप लेक्चर दीजिएगा फिर विचार विमर्श कीजिएगा, नहीं। बच्चों से क्या करना होगा, बच्चों को, छोटे क्लास के बच्चों को आप लेक्चर दीजिएगा तो बच्चा अलग अलग एक्टिविटी में वो व्यस्त हो जाएगा, किसी से गप करने लगेगा या अपना जो पेन पेंसिल है या जो भी कुछ है खुटखाट करने लगेगा, तो वो उसका लेक्चर से कोई इंपॉर्टेंट है नहीं है। तो लेक्चर शब्द आपका नहीं होगा। मुक्त वाद विवाद, मुक्त वाद विवाद यानी क्लास में छोड़ देंगे स्वतंत्र रूप से, तुम उस समस्या का निदान करो। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उसको उतना IQ होता नहीं है, उसका मानसिक स्तर वैसा होता नहीं है, तो इसलिए मुक्त वाद विवाद से हम नहीं कर सकते। क्या करेंगे, बच्चों के साथ विचार विमर्श करेंगे और उसके बाद वाद विवाद करेंगे, विचार विमर्श कर लेंगे, तब उसको जो है कहेंगे वाद विवाद, यानी कहेंगे
कि बताओ ऐसा ऐसा क्यों हुआ। तो इस तरह से बच्चे क्या होगा, बेहतर उस चुनौतियों या विषयों या समस्याओं को क्या कर सकेगा, वो हल कर सकेगा। अगला है ईवीएस में बच्चों के सीखने का गुणात्मक आकलन निम्न द्वारा किया जा सकता है। गुणात्मक आकलन, गुणात्मक आकलन क्या होता है कि जब बच्चे कहें कि सीख रहे होते हैं तो उसका एक वृद्धि दर जो है एक ज़्यादा हो, गुणात्मक रूप से बच्चों के विचारों का अभिलेख अवलोकन की रिपोर्ट्स, प्रक्रिया कौशलों का अवलोकन, कागज पेंसिल टेस्ट, उपलब्धि टेस्ट, इन चारों में से हम क्या कर सकते हैं, तो बच्चों के विचारों का अभिलेख अवलोकन की रिपोर्ट, यानी बच्चे जो चीज़ विचार हैं, बच्चे के जो विचार हैं उसका अभिलेख, अभिलेख क्या हुआ, एक रिकॉर्ड होता है, उस रिकॉर्ड का अवलोकन करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, रिपोर्ट को देखेंगे। दूसरा प्रक्रिया कौशलों का अवलोकन, वो किस प्रोसेस से अपना स्किल को प्राप्त करता है, तो उसका उस चीज़ को अवलोकन करेंगे तो समझ में आएगा। कागज पेंसिल टेस्ट ये नहीं होगा, उपलब्धि टेस्ट ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, केवल ए तथा बी। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा ईवीएस शिक्षण में रचनात्मक आकलन का उपकरण है। रचनात्मक आकलन कर रहा है, रचनात्मक जिसको क्रिएटिविटी इवोल्यूशन कर सकते हैं। क्रिएटिविटी इवोल्यूशन क्या है कि पोर्टफोलियो, दूसरा है दृष्टांत अभिलेख जिसको एनाकॉर्डॉटर रिकॉर्ड कहते हैं, दर मापक पैमाना, अवलोकन एवं रिकॉर्ड लिखना। देखिए ईवीएस का पेडागोजी वाला बार बार बोल रहे हैं कि आप वीडियो देखिएगा तो आपको एक सीक्वेंस समझ में आएगा, आप ईवीएस पेडागोजी बनाने के मतलब समझने के काबिल हो सकते हैं। आप उस वीडियो को पहले देख सकते हैं, हालांकि ये प्रश्न तो बार बार आएगा ही, जब हम ये शुरू किए हुए हैं तो बार बार आएगा ही। तो अवलोकन एवं रिकॉर्ड लिखना, इससे क्या होगा कि बच्चे में रचनात्मक, अवलोकन करेंगे बच्चों को कि क्या क्या क्रिएटिविटी है, कैसा वो करता है, क्या वो रिकॉर्ड लिखता है। तो इसमें क्या हो सकता है कि ये तो होगा ही, ये होगा, प्लस में आप देखिए क्या होगा दृष्टांत अभिलेख, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का मतलब होता है जानकारी संग्रह करना। जब हम जानकारी संग्रह करेंगे, दर मापक पैमाना, तो दर मापक यानी वो जो दर है किस दर से वो सीखता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा चारों ए बी सी तथा डी। अगला प्रश्न है एक्स, एक कथन है एक्स और वाई, अंगुलियों तथा अंगूठे की छाप के उपयोग से पशुओं को बनाना, दूसरा है चित्र बनाना। तो उपर्युक्त वाक्यांश में एक्स तथा वाई पहचाने, एक्स तथा वाई पहचाने कह रहा है। तो अब ये देखिए कह रहा है कि अंगुलियों तथा अंगूठों की छाप से, बच्चे क्या करता है कि उंगली और छाप से क्या करता है कि अपना पशु पक्षी वगैरह बना रहा है, दूसरा चित्र बनाना। तो ये दोनों कथन क्या है, दोनों कथन क्या है कि एक्स क्रिया है तथा वाई संज्ञा है। एक्स क्रिया और वाई संज्ञा। चित्र बनाना ये तो क्रिया है, बनाना शब्द क्या है, क्रिया है, वाई क्रिया है, देख रहे हैं, और ये क्या है, संज्ञा। बी एक्स क्रियापरक क्रिया है, एक्स क्या है, क्रियापरक क्रिया है तथा वाई पाठ्य वस्तु है। एक्स संज्ञानात्मक क्रिया है तथा पाठ्य विषय वस्तु है। तो इसका आंसर क्या होगा, एक्स क्रियापरक क्रिया है तथा वाई पाठ्य वस्तु है। वाई क्या है, चित्र बनाना एक उसका वाई पाठ्य वस्तु है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स क्रियापरक क्रिया तथा वाई पाठ्य वस्तु है। एक प्रश्न इसमें से छूट गया है जो चेराओ कहाँ का नृत्य है, तो चेराओ कहाँ का नृत्य है, तो ये मिजोरम का एक क्वेश्चन छूट गया है। यह आपका 21 जनवरी 2022 को पूछा गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। इसके अलावा इसी टॉपिक का यानी इसी डेट का 21 जनवरी 2022 का सीडीपी का भी हम पीपीटी बनाए हुए हैं और जल्द ही उस वीडियो को हम डालेंगे अलग अलग जाके प्ले लिस्ट बनाकर। तो जो अब तक यहाँ तक देखे, इसका मतलब आप तैयारी में जुनून है आपके लिए, आप तैयारी करना चाहते हैं, आप सीटेट पास करना चाहते हैं, तो अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो सीडीपी 21 जनवरी 2022 का वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।